सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 10th क्विक रिवीजन में। इसमें हम लेसन के जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में जो एमसीक्यू हैं वो 50% आने हैं। तो 50% मीन्स अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो 40 मार्क्स के एमसीक्यू, वन वर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, कुछ भी हो सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इकोनॉमिक्स लेसन 1 विकास की एनसीईआरटी पेज बाय पेज जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एमसीक्यूज उसमें से बन रहे हैं, वन वर्ड वाले या फिलिंग द ब्लैंक्स कुछ भी बन सकते हैं, उन सबको कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लेसन विकास, क्लास 10th इकोनॉमिक्स। देखिए लेसन है 10th इकोनॉमिक्स, लेसन 1, लेसन का नाम है विकास। तो आज हम इसके जो एनसीईआरटी की बुक है, पेज बाय पेज इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू बनते हैं वो चलेंगे। देखिए जैसा कि हम जानते हैं विकास का अर्थ विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जो एक किसान है उसके लिए विकास का अर्थ अच्छे बीज, अच्छी फसल का मूल्य, वो सब होगा। जो एक नौकरी वाला है उसके लिए अच्छी तनख्वाह विकास होगी। तो विकास सभी के लिए अलग अलग होता है, जैसा कि इस डायग्राम में हमको दिख रहा है कि एक गृहिणी के लिए विकास का मतलब अलग है, एक दुकानदार के लिए विकास का मतलब अलग है, किसान के लिए विकास का मतलब अलग है। तो चलिए अब देखते हैं इनमें हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं। देखिए भूमिहीन मजदूर के लिए विकास का क्या अर्थ है कि उसे काम करने के अधिक दिन मिले, बेहतर मजदूरी मिले, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें। तो ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बन जाता है कि भूमिहीन ग्रामीण के लिए विकास का क्या अर्थ है। अगला है देखिए पंजाब के समृद्ध किसान के लिए विकास का क्या अर्थ है कि उसकी उपज का जो उसे ज़्यादा समर्थन मूल्य मिले, मजदूर सस्ते दर पर मिले, मेहनती हों, परिवार की आय अधिक हो। ऐसे ही जो शहर में एक अमीर परिवार की लड़की है उसके लिए विकास का क्या मतलब है कि उसे भी अपनी भाई जैसी आज़ादी मिले, अपने फैसले खुद ले सके, पढ़ाई करने के लिए विदेश जा सके। तो उसके लिए विकास का ये अर्थ है। तो देखिए अब यहाँ हमें क्लियर हो रहा है कि विकास का विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ है। जो एक के लिए विकास है वो हो सकता है दूसरे के लिए विकास ना हो। देखिए ये व्यक्ति गाड़ी में घूम रहा है तो इसके लिए विकास है। ये महिला सड़क पर एक टेंट सा लगा कर बैठी है तो इसके लिए विकास कोई मायने नहीं रखता। तो विकास का अर्थ लोगों के लिए अलग अलग है। चलिए अब हम देखते हैं अगला जो एमसीक्यू है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो आपका आंसर है नर्मदा नदी पर। बहुत ही कम एमसीक्यू है इसमें। देखिए लोगों के लिए विकास की धारणाएं कैसी हैं? तो आपका उत्तर आएगा भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं। अगला देखिए प्रश्न कि अगर हम एक कक्षा में देखें तो हम कक्षा के विद्यार्थियों की तुलना कैसे करेंगे? तो इसका आंसर है उनकी ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा, रुचि के अनुसार, अंतर के अनुसार ही हम उनकी तुलना कर सकते हैं। अब ये देखिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। औसत आय किसे कहते हैं? देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली गई आय को औसत आय या प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? तो आपका आंसर है विश्व बैंक के द्वारा। 2017 के अनुसार किस व्यक्ति को समृद्ध प्रति व्यक्ति आय कितनी हो तो उस देश को समृद्ध कहा जाएगा? तो आपका उत्तर है 12,056। निम्न आय वाले देश कौन से हैं जहां पर प्रति डॉलर
$995 से कम प्रति व्यक्ति आय हो। तो आपके देखिए ये 4 प्रश्न है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है। विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा। 2017 के अनुसार समृद्ध देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? $12,056। निम्न आय वाले देश कौन से थे जिसमें प्रति व्यक्ति $995 आय थी? भारत में कितनी आय थी? तो भारत में $1820 आय थी उस समय। तो इस पेज पे देखिए आपके 5 MCQ बने और पाँचों के पाँचों ही इम्पोर्टेंट MCQ हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं अब हम। ये हमें 3 राज्यों की आय दे रखी है। ऐसा प्रश्न आपको आ सकता है कि कौन सा राज्य अधिक समृद्ध है। देखिए हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 1,62,034, केरल में 1,40,190, बिहार में। तो इस आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में आय सबसे अच्छी है। चलिए इससे आगे देखते हैं। वो तो हमें आय के आंकड़े थे, अब तुलनात्मक आंकड़े हैं। तो इसमें आपने बताना है कि कौन सा राज्य में स्थिति अच्छी है। देखिए हमें शिशु मृत्यु दर दी हुई है, साक्षरता दर दी हुई है और स्कूल में बच्चों की उपस्थिति दी हुई है प्रति 100 व्यक्तियों में। देखिए हरियाणा में शिशु मृत्यु दर 33, केरल में 10, बिहार में 38। तो सबसे अच्छी जो है वो केरल की है। साक्षरता दर देखिए हरियाणा में 82, केरल में 94 और बिहार में 62। तो साक्षरता दर जो है केरल में अच्छी है। ऐसे ही स्कूल में उपस्थिति बच्चों की वो भी केरल में अच्छी है। तो इस आंकड़ों के आधार पर हम ये कहेंगे कि केरल भारत का सबसे अच्छा राज्य है। देखिए जहाँ शिशु मृत्यु दर कम है, साक्षरता अधिक है, स्कूल में बच्चों की उपस्थिति अधिक है, तो वो राज्य सबसे अच्छा होगा। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शिशु मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है? साक्षरता दर से सकल निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है? शिशु मृत्यु दर देखिए क्या होती है। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से जो बच्चे 1 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले मर जाते हैं, उनके अनुपात को हम क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर। साक्षरता दर क्या है? 7 वर्ष और अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात क्या है? साक्षरता दर। ऐसे ही निवल उपस्थिति अनुपात 14 और 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। मान लीजिए हम कहते हैं 100 बच्चे हैं, 100 में से 85 स्कूल आ रहे हैं, तो ये उपस्थिति अनुपात क्या आ गया? 85। चलिए तो ये आपके 5 MCQ तैयार हो जाते हैं कि तुलनात्मक आंकड़े अगर आपको दे दिए जाएंगे तो उसमें आपको पूछा जाएगा कि इनमें से सबसे बेहतर राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर है केरल। उसके बाद शिशु मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है? साक्षरता दर क्या होती है? निवल उपस्थिति अनुपात क्या है? तो वो चारों चीज़ें आपको इसमें क्लियर हो गई। चलिए आगे चल रहे हैं अब हम। सार्वजनिक सुविधाएं क्या हैं? देखिए वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध करवाना, जैसे कि आपके सस्ते राशन की दुकान, जहाँ पर कि आपको सस्ती दर पर अनाज और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है जी, या उचित मूल्य की दुकान। ये आपको एक और टेबल दी हुई है, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि दर्शाती हुई। तो इस तरह के वैसे पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस कम ही होते हैं। अब ये देखिए BMI की फुल फॉर्म क्या होती है? बॉडी मास इंडेक्स, जिसे हम कहते हैं शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक।
ये आपको वन वर्ड में आएगा कि BMI की फुल फॉर्म क्या है। तो बॉडी मास इंडेक्स या शरीर द्रव्यमान सूचकांक कैसे निकाला जाता है? शरीर का भार और ऊंचाई को ज्ञात करके। देखिए कैसे निकालेंगे। ऊंचाई का माप करें और उसे सेंटीमीटर में मापें। किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई के वर्ग से भाग दें। मतलब मान लीजिए आपका 40 किलो वेट है और जो आपकी हाइट आ रही है सेंटीमीटर्स में, उसे आपस में डिवाइड करके ये निकाला जाता है। तो लेकिन जो आपको याद रखना है वो है BMI की फुल फॉर्म। कैसे निकाला जाता है? वेट और हाइट को डिवाइड कर कर। अब ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आता है। ये आपको एक टेबल दे दी जाती है जिसमें कुछ देशों के आंकड़े दिए हुए हैं आपको, और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा देश सबसे श्रेष्ठ है। तो देखिए पहले में आपको दिए राष्ट्रीय आय, दूसरे में जन्म के समय संभावित आयु, फिर आपको दी हुई है विद्यालयी औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक, और उसके बाद आपको दिए मानव विकास सूचकांक। देखिए श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक है 76 और भारत का है 130। तो भारत कितनी पीछे है श्रीलंका के मुकाबले में। अब देखिए श्रीलंका में सकल प्रति व्यक्ति जो आय है 11,326 और भारत में 6353। श्रीलंका में औसत आयु देखिए 75.5 वर्ष तक व्यक्ति जीवित रहने की संभावना, और भारत में 68.8। ऐसे ही विद्यालय में औसत आयु 10.8 और इसकी 6.4 भारत की। तो अगर हम आंकड़ों की तुलना करें तो देखें श्रीलंका का भारत से अच्छा वो है हर मामले में। ये जो इंडेक्स है वो 189 कंट्रीज़ का है। तो देखिए 189 में भी भारत का जो स्थान है वो 130वां और श्रीलंका का 76वां। इट मीन्स श्रीलंका भारत से हर स्थिति में बेहतर है। अब देखिए जल जो है वो नवीकरणीय योग्य संसाधन है। मतलब कि जैसे ही वर्षा होती है दोबारा से जल धरती में जाता है और उसकी पुनः पूर्ति हो जाती है। तो आपका जो प्रश्न बना कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, वे संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है, और गैर नवीकरणीय वे संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती, ये जिनके एक निश्चित भंडार है, जैसे कि पेट्रोल, कोयला। और नवीकरणीय जल और सौर ऊर्जा ये उसके उदाहरण हैं। तो ये आपके दो इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो गए। गैर नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं, नवीकरणीय, और उनके उदाहरण। चलिए इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।